और क्या हाल है बालक, कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई? इलेक्ट्रोस्टैट में होमवर्क लगा था प्रॉब्लम का, असाइनमेंट से, एचसीवी से, याद है? सॉल्व किया कि नहीं किया? हाँ, इसलिए टाइम भी दिए, एक दो दिन एक्स्ट्रा टाइम लग गया कि भाई आराम से प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, क्योंकि अब हम लोग जो पोर्शन आगे पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो स्वाभाविक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तक का सवाल अगर सॉल्व करा हुआ रहेगा आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। नहीं भी करा रहेगा तो कोई बात नहीं, फिर तो मैं करूँगा ही करूँगा, लेकिन कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो चलो आज हम लोग डिस्कशन करते हैं प्रॉब्लम का, असाइनमेंट से सबसे पहले। चलो असाइनमेंट में प्रॉब्लम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का प्रॉब्लम डिस्कशन असाइनमेंट से स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल देखो, द फोर्स बिटवीन टू चार्ज सिचुएटेड इन एयर इज F. The force between the same charge if the distance between them is reduced to half and they are situated in a medium having dielectric constant 4. देखो प्रॉब्लम में क्या कहा कि दो चार्ज को मारा है Q1 और Q2, सेपरेशन R है, तो दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। प्रॉब्लम का कहना है कि अगर सेपरेशन को घटा दो, आधा कर दो, और मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सेपरेशन हो गया आधा और मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिस मीडियम में आपने रख दिया उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है 4 हो गया, तो प्रॉब्लम कहता है अब फोर्स का क्या वैल्यू होगा। याद करो, इस सिस्टम में अगर नहीं कोई बदला तो चार्ज नहीं बदला, बदल कौन रहा है? तो सेपरेशन बदल रहा है और मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका मतलब फार्मूला याद कर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना, तो इसका मतलब F1 by F2 अगर कहोगे तो E2 by E1 और R2 by R1 का, इसका मतलब F1 तो करेक्ट है, F2 आपको निकालना है, E2 कितना, तो 4 डिवाइडेड बाई कितना, तो 4E by E कह लो, R2 कितना, तो आधा हो गया R by 2 डिवाइडेड बाई R, निकल लिया। अब देख लो F2 का वैल्यू जो होगा वो कैसे, 2 का स्क्वायर 4 कैंसिल हो गया, F2 by F by F2 बराबर 1, F2 इक्वल्स। इसका मतलब हुआ कि कोई फर्क नहीं पड़ा, फोर्स उतना ही लगा जितना वो पहले लग रहा था। क्लियर है? अगला देख लो, सेकंड नंबर सवाल क्या कहता है, टू स्मॉल आइडेंटिकल स्फीयर, चार्ज दिया हुआ है शुरू में 10 माइक्रोकूलम एंड माइनस 90 माइक्रोकूलम, अट्रैक्ट ईच अदर विद F न्यूटन। देखो दोनों आइडेंटिकल शेप का है, एक के चार्ज दे रखे प्रॉब्लम ने 10 माइक्रोकूलम और दूसरा का चार्ज प्रॉब्लम ने दिया माइनस 90 माइक्रोकूलम। सेपरेशन का कुछ पता नहीं, मान लो ना कि R है, दोनों के बीच जो फोर्स लगना है वो फोर्स कुछ और नहीं, कितना, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। मतलब आप कह सकते हो फोर्स कितना लग रहा था जी, F। अगर दोनों को कांटेक्ट में लाने के बाद फिर वहीं रख दिया गया, ध्यान देना, दोनों कांटेक्ट में आ गया, अगर दोनों कांटेक्ट में आया तो फाइनल चार्ज कितना होगा? अगर दोनों कांटेक्ट में आ गया तो फाइनल चार्ज क्या होगा? इस पे था Q1, इस पे था Q2, अब कहोगे फाइनल चार्ज जो हमारा Q है दैट इक्वल्स Q1 प्लस Q2 by 2, मतलब 10 माइनस 90 by 2, आप कहोगे कि 40 माइक्रोकूलम ईच पे। किस तरह का? तो नेगेटिव नेचर का। याद करो कांटेक्ट में आने पे फोर्स क्या होगा, मैंने बताया था
अब आप कहोगे कि फोर्स अब क्या होगा दोनों पार्टिकल के बीच में, तो K, ये तो समझ में आ गया, 40 × 40 डिवाइडेड बाई r²। अब कुछ नहीं, देख लो, आप सीधे सीधे कह सकते हो कि F2/F1 अगर कहो 40 × 40 डिवाइडेड बाई 10 × 90, निकल लिया। आप कहोगे F2 इक्वल्स कितना, 16/9F। इसी को F1 इक्वल्स F। प्रॉब्लम नहीं बोला, मैंने नहीं बोला, प्रॉब्लम ने कहा कि उस समय F था, तो प्रॉब्लम कह रहा है कि कितना होगा, तो 16/9F के बराबर होगा। क्लियर। थर्ड नंबर सवाल देखिए, is the force between electrons in Bohr's first orbit and the nucleus, ठीक है, प्रोटॉन हाइड्रोजन एटम F। देखो एक बात ध्यान दो, बोर्स ऑर्बिट का बात बोल रहा है, थोड़ा सा बस अगर पढ़े होगे केमिस्ट्री तो सही है। हाइड्रोजन एटम के लिए ग्राउंड स्टेट का बात, ये है फर्स्ट ऑर्बिट, ये है सेकंड ऑर्बिट। तो आपको मैं बस एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²/z, केमिस्ट्री में पढ़े होगे, n² का डायरेक्टली z का इनवर्सली 0.529 एंगस्ट्रॉम वाला कॉन्सेप्ट याद होगा, 5.29 10⁻11 into n²/z। R यही होता है रेडियस। n क्या था, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट था, z क्या था, तो एटॉमिक नंबर के बराबर। इसका मतलब R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n का, z तो कांस्टेंट है, एक ही के लिए बात कर रहा है। तो हम लोग कहेंगे कि R अगर डायरेक्टली n है और फोर्स आप कह रहे हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², इसका मतलब फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n² का होल स्क्वायर। R डायरेक्टली टू n², इसका मतलब फोर्स इनवर्सली टू n⁴। अब आप लिख लो, आप कहोगे F1/F2, आप कहोगे N2/N1 का पावर 4। F1 तो F है, F2 आपको निकालना है, सेकेंड ऑर्बिट के लिए बोल रहा है। अक्सर इसमें बच्चे गलती करते हैं, उन्हें लगता है सेकेंड ऑर्बिट, तो लगता है फर्स्ट ऑर्बिट के लिए R, तो सेकेंड ऑर्बिट के लिए 2R, और वो थोड़ा नहीं पूरा गलत कर जाता है। थोड़ा ध्यान रखना इस बात का, R और 2R नहीं, R जो रेडियस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा n² का और इनवर्सली टू एटॉमिक नंबर का। क्लियर है? अरे सही है, चल आगे देखते हैं। चौथा नंबर सवाल देखिए, if two like charges of magnitude this coulomb separated by 1 meter, then the point on the line joining the charge where force experienced by charge placed at that point is 0। बहुत अच्छा। प्रॉब्लम ने क्या बोला कि Q1 एक चार्ज है तुम्हारा जिसका वैल्यू दिया 10⁻⁻9 कूलम। Q2 दूसरा चार्ज है तुम्हारा जिसका वैल्यू प्रॉब्लम ने दिया 9 × 10⁻⁹ कूलम, जिसका सेपरेशन प्रॉब्लम ने कहा 1 मीटर। कह रहा है तीसरा चार्ज पार्टिकल कहां रखोगे ताकि उस पे कोई फोर्स नहीं लगे। फोर्स नहीं लगे मतलब वो इक्विलिब्रियम में रहे। इक्विलिब्रियम में कहां रहेगा, तो एम्पियर याद कर, मान ले x पे, तो एम्पियर से डायरेक्ट लिख दोगे x = √Q1। याद करो, सिमिलर चार्ज है तो प्लस, डिसिमिलर रहता तो माइनस। प्लेसमेंट कैसा, तो अगर पार्टिकल को इक्विलिब्रियम में रहना है, तब तो बात अलग है। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम का बात करा जाए तो हम लोग पढ़े हैं कि दो सिमिलर के बीच डिसिमिलर का प्लेसमेंट होता है। अगर इक्विलिब्रियम में प्लेसमेंट का बात करो कहां रखा जाए,
तो मैंने पढ़ाया था छोटे वाले के नजदीक और बड़े वाले से दूर रखा जाता है। जो भी हो, लेकिन यहाँ तो सिमिलर चार्ज है इसलिए सब दिमाग ही नहीं लगाना है। अब कहोगे सीधा सीधा 10 टू द पावर -9 तो दोनों में आएगा, बाहर निकल जाएगा 1/1 + 3 कहोगे 10 टू द पावर -9 नहीं है यार, नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में था, वो तो हट जाएगा, मतलब 0.25 मीटर फ्रॉम Q1। Q1 से आप कहोगे कितनी दूर पे, 0.25 मीटर के डिस्टेंस पे वो पॉइंट है जहां नेट फोर्स जो एक्सपीरियंस करेगा वो कितना, तो 0 के बराबर होगा। अगला देखिए, प्रॉब्लम का कहना है 5वें नंबर का सवाल देख, एक तरफ से दिए थे ना जी, 5 के बाद आगे बढ़ गए थे नहीं। चल 3 चार्ज पार्टिकल तुम्हें दे देती है प्रॉब्लम ने, देने दो उसको। 2q - q - q, सेंटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एट द कॉर्नर्स पे दिया हुआ है, एट सेंटर। अच्छा, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछा है, ध्यान देकर देखो, ये सेपरेशन जितना होगा वही सेपरेशन ये होगा, वही सेपरेशन, तीनों का सेपरेशन तो सेम बोल दो। अब देखो क्या होगा, अब कुछ नहीं, सीधा सीधा फंडा, ये फोर्स लगाएगा अपना या इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा इधर, ये अट्रैक्टिव नेचर का इधर और ये अट्रैक्टिव नेचर का, ये E1 बोल दो, इसको E2। ये दोनों सेम क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, सेपरेशन सेम है। अगर सेपरेशन सेम है, चार्ज का वैल्यू बराबर है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगा, सेम होगा। अब आप देख लो कितना होगा, तो आप कहोगे E1 का वैल्यू K 2q/r², E2 का वैल्यू K q/r²। मैं तो बोलूं सीधा सीधा यार, अगर इस दोनों के लिए या पॉइंट करके वैल्यू लिख दिए, कोई मतलब अलग है नहीं। E2 इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, ये एंगल 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दो बराबर हिस्से में बांटा, तो ये 30 स्वाभाविक है, ये कितना, ये दोनों मिलकर 60 हो गया, तो ये 120, अगर 120 है तो रिजल्टेंट कितना, तो दो वेक्टर 120 डिग्री के एंगल पे हो, तो इसका मतलब ई नेट अगर कहोगे तो किधर की तरफ काम करेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर बात करा जाए तो किधर की तरफ होगा, तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब 2q के लाइन पे होगा। तो क्लियर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा वो डाउनवर्ड है, नेट एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ई नेट जो हो गया, आप कहोगे नॉट इक्वल्स, हालांकि ऑप्शन में पोटेंशियल का भी बात प्रॉब्लम ने करा है, तो पोटेंशियल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तब का तब देखेंगे। फिलहाल ऐसे मैं आपको बता दूं कि चार्ज के नेचर पे पोटेंशियल डिपेंड करता है, तो ये नेगेटिव के कारण माइनस, नेगेटिव के कारण माइनस, पॉजिटिव के कारण प्लस, तो ये 2 टाइम्स प्लस 2 टाइम्स माइनस, नेट बराबर 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 नहीं होगा, लेकिन पोटेंशियल 0 होगा। पोटेंशियल का डेरिवेशन बाद में पढ़ेंगे। क्लियर है? अगला कितना नंबर है तुम्हारा, डायपोल पे सवाल है। नंबर 13। देखो 13 नंबर सवाल में क्या कर रहे हो कि चार्ज पार्टिकल का प्लेसमेंट करा गया, यहां आप कह रहे हैं प्लस क्यू है, यहां आप कह रहे हैं प्लस क्यू है, यहां बोल रहे हो प्लस क्यू है, यहां बोल रहे हो प्लस क्यू है। A charge a small q is placed at each of the two opposite corner, ठीक है। If resultant electric force ये field on capital Q
इज 0, ठीक है। देन Q एंड Q, किसी Q के पोजीशन पे कह रहा है कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 है किसी, मान लो यहाँ पे इस जगह पे हम लोग कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेट 0 है, तो कैपिटल Q और स्मॉल q में रिलेशन आपसे पूछ रहा है, ध्यान देकर देख क्या होगा। सबसे पहली बात यार, ये यहाँ पे KQ बाई रूट 2a का स्क्वायर, देख लो यहां कहोगे तो इसके कारण क्या होगा, तो ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा KQ बाई a स्क्वायर, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा KQ स्मॉल q, ई नेट अगर कहा जाए तो कितना के बराबर होगा, तो आप कह सकते हो कि ई नेट का वैल्यू KQ बाई 2a स्क्वायर, ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इसलिए रिजल्टेंट अगर लोगे रूट 2 KQ बाई a स्क्वायर, डायरेक्ट लिख दिए, कैसे लिख दिए समझ लो, ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, रिजल्टेंट जो होगा वो बीच में लाई करेगा, कितना, दोनों वेक्टर अगर बराबर हो तो रूट 2 टाइम्स 90 डिग्री में याद करो, 60 डिग्री रूट 3 टाइम्स 90 डिग्री रूट 2 टाइम्स 120 डिग्री बराबर। प्रॉब्लम करने को बोला है कि ये 0, अगर ये 0 है तो आप सीधे सीधे बोलोगे कि KQ बाई 2a स्क्वायर रूट 2 KQ बाई a स्क्वायर, निकल लिया Q बाई 2 रूट 2। आपको कहा गया कि वैल्यू कितना होगा, तो वैल्यू निकल गया कि कितना होगा, कैपिटल Q का वैल्यू कैपिटल Q निकालना था तो कैपिटल Q देखिए, ऑप्शन कैपिटल Q के फॉर्म में दिया है। कैपिटल Q 2 रूट 2 इंटू स्मॉल q के बराबर, अगर ऐसा होगा तभी पॉसिबल है, अगर नहीं होगा तो पॉसिबल नहीं है। नेगेटिव साइन का खास ध्यान रखना, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी में देखो सिर्फ माइनस का अंतर है, तो नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि अगर ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, प्रॉब्लम नहीं दिया, लेकिन अगर ये सब पॉजिटिव होगा तो इन दैट केस क्या इक्विलिब्रियम का कोई चांस है, क्योंकि नेट तो यार इधर लगेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने का चांस कहां है, तो ये पॉसिबल तभी होगा जब दोनों में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव ये नहीं पता, लेकिन स्मॉल q और कैपिटल Q का नेचर जो होगा एक दूसरे के अपोजिट होगा। अगर कैपिटल Q पॉजिटिव तो स्मॉल q नेगेटिव, अगर स्मॉल q नेगेटिव ये पॉजिटिव तो कैपिटल Q नेगेटिव होगा। क्लियर है? अगला देख लो। फोर्टीन नंबर प्रॉब्लम। A ring of radius capital R carry a uniformly distributed charge capital Q, a point charge small q is placed on the axis। देखो प्रॉब्लम का कहना क्या है, नंबर 14 ना, रिंग का खुद का रेडियस है R और आप 2R पे जाके छोड़ रहे हो, रिंग का अपना रेडियस r है और पार्टिकल को आपने 2r डिस्टेंस पे छोड़ा। मैंने बताया था कि अगर डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा हो तो SHM करेगा, अगर बड़ा हो तो ऑसिलेटरी मोशन हो सकता है, लेकिन सिंपल हार्मोनिक नहीं होगा। यहाँ 2r r से तो यार बड़ा हो गया, क्या SHM का कोई चांस है? तो SHM नहीं होगा, अगर होगा तो क्या हो सकता है, ऑसिलेटरी मोशन पॉसिबल है। ऑप्शन ने दिया है execute SHM along the axis moves to the center of the ring and remains at rest, execute oscillatory motion but not simple harmonic। तो करेक्ट है, ऑसिलेटरी होगा लेकिन सिंपल हार्मोनिक नहीं होगा। सिंपल हार्मोनिक कब होता,
जब डिस्प्लेसमेंट इम्पार्टेड टू पार्टिकल जो होता वो बहुत छोटा होता तो SHM होता। जैसे देख लो, यहाँ कह रहा है कैपिटल Q, यहाँ कह रहा है माइनस Q। मैंने बताया था कॉन्सेप्ट याद कर, F नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट, इसे लगता है कि SHM होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बहुत बड़ा होने के कारण सिंपल हार्मोनिक नहीं है, ये ऑसिलेटरी मोशन का केस है। 14 के बाद 15 नंबर 15 देखो। चलो 15 का कॉन्सेप्ट ही देख लेते हैं। और टाइम पीरियड का केस एक छोटा था हमारा, कैलकुलेशन ऑफ देख लो, ध्यान देकर देखना। सबसे पहली बात ये कि अगर L लेंथ का है तो आप कहोगे इसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो 2 पाई रूट ओवर L बाई जी। L क्या है, तो लेंथ है, और g क्या है, तो नेट एक्सीलरेशन है। नॉट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये क्या है, तो नेट एक्सीलरेशन। पॉसिबिलिटीज देख लो। केस फर्स्ट, अगर ये ऊपर का प्लेट तुम्हारा पॉजिटिव है और नीचे नेगेटिव, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और ये प्लस क्यू बोल रहे हो, या इसी को कह दो, ऐसे कहेगा पेंडुलम टांग दिया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट बोल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन, कुछ भी बोले बात एक है। इन दैट केस क्या होगा, तो आप कहोगे कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे और एक और एक्सीलरेशन दैट इक्वल्स QE by m के। कैसे QE by m, तो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होगा QE, एक्सीलरेशन जो प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर के कारण वो QE by कितना। अब इसका टाइम पीरियड देख दो, टू पाई रूट ओवर मतलब वर्टिकल डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अगर प्रेजेंट हो तो टाइम पीरियड घट जाता है। कैसे घट जाता है, तो डिनोमिनेटर बढ़ गया, अगर डिनोमिनेटर बढ़ गया, देख लो जी था, जी के साथ QE by m जुड़ गया, अगर डिनोमिनेटर बढ़ गया तो टाइम पीरियड क्या होगा, तो घट जाएगा। क्लियर। दूसरा ऑप्शन है तुम्हारे पास, एक सेकंड देख लो, पलट दो, देखो इसी में लिख दे रहे, सीधा सीधा फंडा है कि जी तो तुम्हारा नीचे काम कर रहा है, ऊपर की तरफ तुम्हारा एक्सीलरेशन कितना था, QE by m। इसका मतलब ए नेट जो काम किया वो g माइनस QE by m के। टाइम पीरियड जो तुम्हारा होगा 2 पाई रूट ओवर L by g माइनस मतलब डिनोमिनेटर अगर घट गया है तो टाइम पीरियड क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल में, ध्यान देना, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल में वर्टिकल डाउनवर्ड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो टाइम पीरियड घटता है, वर्टिकल अपवर्ड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो टाइम पीरियड बढ़ जाता है। अगर निगेटिव होगा तो ठीक इसका उल्टा, अगर माइनस रहता ये इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा फोर्स लगता, ये वाला केस इसमें, ये वाला इसमें आ जाता। सही है। अगला देख लो, अगर कहेगा कि ये दोनों में कुछ नहीं, परपेंडिकुलर वाला केस है, केस थर्ड, ये तुम्हारा प्लेट है पॉजिटिव, ये तुम्हारा नेगेटिव है। आप क्या कहोगे, तो आप बोलोगे जी इधर लग रहा है, जी इधर की तरफ QE by m। इसका मतलब अगर नेट एक्सीलरेशन का बात करोगे ए नेट, तो कितना बोलोगे,
रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस क्यू ई बाई एम का स्क्वायर। टाइम पीरियड बोलोगे 2 पाई रूट ओवर जैसा रहेगा सिचुएशन उसके हिसाब से निकालते चले जाओगे। क्लियर है? ये सारे पॉसिबिलिटीज क्लियर है? तो अब देख लो, अब इसमें तो दे रखा किधर, लोअर प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, लोअर प्लेट पे प्लस अपर पे माइनस, मतलब क्लियर है? लोअर पे प्लस अपर पे माइनस। टाइम पीरियड ये अपर प्लस लोअर माइनस अगर परपेंडिकुलर रहा, सही है? अगला देखिए, ये सारा केस याद रखना। अंदर के बाद कौन सा है? पंद्रह के बाद 17 नंबर देख लो। An electron entering field normally with velocity this travel a distance 0.1 meter in electric field of intensity. What is the deviation from its path? क्या है? देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड पे परपेंडिकुलर एंट्री लेता है, सही बात है। हर एक तरह के कॉन्सेप्ट के लिए प्रॉब्लम गड़बड़ जो भी करे उसके लिए हम लोगों ने पढ़ा हुआ है फंडा, लेकिन प्रोवाइडेड याद रखोगे तब तो। u दे रखा 4 × 10⁻⁷, डिस्टेंस चलता है x का वैल्यू 0.1 मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी दिया हुआ है 3200 वोल्ट पर मीटर। प्रॉब्लम ने बोला डेविएशन क्या होगा, यही तो डेविएशन है, याद करो क्लास में बात करे थे। चार्ज कौन है? तो इलेक्ट्रॉन है। उल्टा कर लिए पहले, क्यों करे समझ रहे हो? ये बना दिए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट में डेविएट करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन है तो अगर यही प्रोटॉन रहता तो किधर आता था? इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे, तो वो नीचे की तरफ आता, जिधर रहेगा उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन देख लेना बस। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑनवर्ड, अगर फेंके हो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ आता प्रोटॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या भागेगा? तो ऊपर की तरफ। कह रहा है डेविएशन कितना होगा, तो मैंने बताया था यार कि एक्सीलरेशन का एक फॉर्मूला दिया था, या डायरेक्ट कर लो y = 1/2 QE/m और कुछ था, अरे याद है? कुछ करना कहा है, y बराबर हाफ a एक्सीलरेशन इंटू t स्क्वायर, t बराबर कितना? डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी। आपको सब कुछ तो दिया हुआ है प्रॉब्लम में। 1/2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 10⁻⁻19, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 3200, 9.1 10⁻⁻31 kg, x स्क्वायर, x का मतलब कितना? 0.1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय u, u मतलब 4 × 10⁻7 का स्क्वायर। घर बैठ के कैलकुलेशन करो, आंसर आ जाएगा। 17 के बाद हो गया 19 नंबर, 19 नंबर। देखो 19 में क्या कहता है? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस, द फोर्स बिटवीन देम इज F. If 25% of one charge is transferred to another, then force between them. देखो फोर्स कितना लग रहा है? k q² / r² इक्वेशन है।
प्रॉब्लम ने खुद बोला कि इसका 25% इसमें ले जाओ, 25 मतलब q/4 ले जाओ। इसका मतलब अगर q/4 इसका चला गया तो ये बच गया 3q/4। इसको क्या हुआ, ये हो गया -q प्लस q/4 -3q/4। इससे निकाले q/4 तो q माइनस q/4 3q/4 इसको दिए हैं। इसका मतलब अब अगर फोर्स बोलोगे तो f डैश जो कहोगे या f1 कह लो k इंटू 9q²/16r², 9/16 kq²/r²। आप कहोगे f1 इक्वल्स 9/16f। चार्ज 1/4 ले जाते हैं, लेकिन जो ले गए उससे मतलब नहीं है। फाइनल चार्ज पार्टिकल पे कितना है, फाइनल चार्ज देख लो, +3q/4 -3q/4, ले लिए वैल्यू करेक्ट है। अगला देखो, टू पॉइंट चार्ज एक्सर्ट करे 2 पॉइंट चार्ज 8 सेपरेशन पे रखा गया। फोर्स जो लग गया kq²/r²। अगर इसको ऐसे मीडियम में रख दिया जाए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, तो कह रहा है सेपरेशन कितना होगा ताकि फोर्स सेम रह जाए। तो फोर्स सेम रहे मतलब क्या कहोगे, kq² डिवाइडेड बाई εr इंटू x²। ये तो निकल गया। आप कहोगे x इक्वल्स कितना, r√εr, मतलब x का वैल्यू r√k के। पढ़े हुए याद कर, ऐसे ही है। चल अगला 21 नंबर के बाद अब अगला आ जाओ 24 नंबर सवाल। कह रहा है कि एक ऑयल ड्रॉप है, रेडियस दिया हुआ है, कैरी करता है चार्ज 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर, डेंसिटी दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड टू कीप स्टेशनरी। ये तो वेक्टर में भी करा हुआ है, m मास q चार्ज mg लगेगा, स्टेशनरी रखने के लिए फोर्स जो चाहिए qe के बराबर। फॉर इक्विलिब्रियम क्या कहोगे, हवा में कोई ड्रॉपलेट इक्विलिब्रियम में रहेगा। जरा सोच, अगर कोई ड्रॉपलेट है, पानी का है, तेल का है या किसी चीज का है, तो उसका वेट लगेगा जिसके कारण टेंडेंसी होगा नीचे आने का। लेकिन प्रॉब्लम ने बोला हुआ हवा में रुका हुआ है, रुक तभी सकता है जब कोई ना कोई ऊपर की तरफ लगकर उसके वेट को काउंटर बैलेंस कर दे। कौन हो सकता है, मैंने बोला QE। अगर QE इक्विलिब्रियम के लिए क्या कहोगे, QE ने काउंटर बैलेंस कर दिया किसको, वैल्यू किसका पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। E का वैल्यू कहोगे mg/q। mg के जगह पे दे रखा प्रॉब्लम ने हो तो गया। रेडियस दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप जानते हो, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, निकल जाएगा वैल्यू। अरे निकल जाएगा, एकदम निकल जाएगा। अगला 24 के बाद देख लो, अगला 28 नंबर। फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r in vacuum is F. Now a slab of dielectric constant inserted between these two charge
if the thickness of slab is r/2 then find force between the charge। स्लैब एक इंसर्ट करा देंगे तो पूछ रहा है कितना फोर्स लगेगा। तो सेपरेशन बोल रहा है कि डाइलेक्ट्रिक नहीं, सिर्फ मीडियम नहीं, सिर्फ एयर नहीं, दोनों तरह का बात बोल दिया प्रॉब्लम ने। ये क्यू है, ये क्यू है। शुरू में तो ठीक है, सेपरेशन आर है तो फोर्स कितना के क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। बाद में प्रॉब्लम ने कहा आपसे कि एक स्लैब डाल दो। कितना थिकनेस का स्लैब डालोगे? तो r/2 थिकनेस का स्लैब डालो, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? तो k इक्वल्स कह रहा है एप्सिलॉन r बोल दो। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इफेक्टिव सेपरेशन। कैलकुलेट करे तो याद कर, वो सब याद तो होगा नहीं तुम्हारा। देखो टोटल r है एयर, उसमें से r/2 स्लैब का घट गया, r माइनस r/2। जो स्लैब का घटा उसके लिए कितना दोगे? तो रूट एप्सिलॉन r। याद कर, r माइनस r/2 d माइनस t प्लस t रूट k के बराबर। याद करो, तो हम लोग कहेंगे टोटल सेपरेशन r, जितना स्लैब था घटा दिए, स्लैब के बदले एयर डालना पड़ेगा कितना? तो स्लैब का थिकनेस इनटू रूट ओवर कितना रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आप देखो, अब बोलोगे दिस इज r/2 प्लस r/2 इनटू 2 3r/2। फोर्स कहोगे कितना? k q स्क्वायर बाई 3r/2 का स्क्वायर 4/9 k q स्क्वायर बाई r स्क्वायर। इसमें सी ऑप्शन में 3/9 वो गलती, प्रिंटिंग मिस्टेक है। 3/9 नहीं होगा यार, 3/9 डालता तो 1/3 नहीं होता, 4/9 होगा। 4/9 कर लेना, क्लियर है? सी ऑप्शन होगा जहां 3/9 नहीं, क्या होगा? 4/9 होगा। अगला देखो, इकतीस नंबर में तो ग्राफ है, कॉपी में करा हुआ है, उतार देना, कुछ करना नहीं है। कॉपी में दोनों पॉजिटिव हो तो क्या होगा, दोनों नेगेटिव हो तो क्या होगा, Q1 पॉजिटिव Q2 नेगेटिव तो क्या होगा, Q1 नेगेटिव Q2 पॉजिटिव तो क्या होगा। सारा केस मैंने करा हुआ है, चेक कर लेना, क्लियर है? 31 के बाद कौन सा है? 34 नंबर, 34। An electron moves through a small distance in a uniform electric field. The magnitude of electric field दिया हुआ है। Now if the direction of field is reverse, keeping the magnitude same, and a proton moves through the same distance, then which of the following? अच्छा, time of fall will be more in case of electron, time of fall more in case of proton। एक बात बता, दिमाग क्या लगा? मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ऊपर नीचे प्लेट में। एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट सेम कवर करना है। x इक्वल्स आप जानते हो हाफ at स्क्वायर, करेक्ट? तो डिस्प्लेसमेंट अगर सेम कवर करना है तो आप कहोगे कि t स्क्वायर जो होगा वो 2x/a, टी स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए की। एक्स अगर कांस्टेंट है, प्रॉब्लम ने बोला, मैंने नहीं कहा यार। और आपको पता है कि एक्सीलरेशन जो था वो ई बाई मास, इलेक्ट्रॉन रहेगा तो इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन रहेगा तो प्रोटॉन का। इसका मतलब हो गया कि टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास के। यहां अगर ई पुट करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वही है, चार्ज इलेक्ट्रॉन का वही है, मास पलट जाएगा ऊपर।
मतलब साफ है, जिसका मास ज्यादा होगा उसका टाइम भी ज्यादा लगेगा, जिसका मास कम होगा उसका टाइम भी। अब मेरे से पूछने का जरूरत कहाँ है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में कौन भारी कौन हल्का तो खुद डिसाइड कर लेना यार। प्रोटॉन का मास ज्यादा है, टाइम टेकन ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का मास कम है, टाइम टेकन कम होगा। क्लियर है? अगला 34 के बाद कौन सा डॉट डाइपोल है? Q divided into two part। 36 नंबर कह रहा है एक चार्ज कैपिटल Q है, इसको दो हिस्से में बांटो, नॉट बराबर, मुझे नहीं पता कितना, एक बोल दो स्मॉल q। कहे बंटवारा ऐसा होना चाहिए कि दोनों के बीच लगने वाला फोर्स जो हो वो मैक्सिमम हो जाए। तो एक पे मैंने कहा स्मॉल q, तो दूसरे पे कितना कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। फोर्स बताओ, k q कैपिटल Q माइनस स्मॉल q बाय r स्क्वायर। भाई k बाय r स्क्वायर तो समझ में आ गया, q माइनस q स्क्वायर फॉर f के मैक्सिमम के लिए। यहां सिस्टम के अंदर ध्यान देकर देखो, कैपिटल Q प्रॉब्लम में दिया कि ये तो कांस्टेंट है, कि कप्पा कांस्टेंट है, r सेपरेशन फिक्स है, यही ना अपने मन से मान लिए। स्मॉल q कुछ भी हो सकता है, वही तो निकालना है कितना। तो हम लोग कहेंगे कि वेरिएबल है स्मॉल q और वेरिएबल है कैपिटल F, इसका मतलब df by dq जो कहोगे दैट इक्वल 0, मतलब k by r स्क्वायर q माइनस 2q। अब तो सीधा सीधा बात कर, आप कह सकते हो q माइनस 2q 0 के बराबर q इक्वल्स। अगर बंटवारा आधे आधे का करोगे, दोनों पार्टिकल पे आधा आधा चार्ज प्लेस करोगे, तो उस स्थिति में जो फोर्स होगा दोनों के बीच वो मिनिमम नहीं क्या होगा, मैक्सिमम। क्लियर है? अगला देख लो 36 के बाद थर्टी तो डाइपोल है, 39 देखो 39। An object capital A has a charge plus 2 microcoulomb and object B plus 6 find। अरे यार, एक पे 2 माइक्रोकुलम है, दूसरे पे 6 माइक्रोकुलम है। प्रॉब्लम कर रहा है दोनों में कौन ज्यादा तगड़ा फोर्स लगाएगा। अक्सर दिमाग में ये आता है 6 है ज्यादा लगाएगा। मैंने बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है, इसलिए फोर्स हर हाल में दोनों एक दूसरे पे इक्वल लगाएगा, डायरेक्शन जो होगा अपोजिट होगा। देखिए ये कह रहे हो Q1, ये है 2 माइक्रोकुलम, ये है 6 माइक्रोकुलम। अगर कहोगे फोर्स ऑन 2/1, फोर्स ऑन 1/2, दोनों ही स्थिति में प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इन्वॉल्व होगा, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज सेम रहेगा, इसलिए वैल्यू बराबर, लेकिन डायरेक्शन माइनस F1। मैग्नीट्यूड तो बराबर रहेगा, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, याद करो। सही है? 39 के बाद एक 39 के बाद हो गया कौन सा, 41। हेक्सागन में दिया हुआ इन व्हिच केस द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर 0 पे, सेंटर पे 0 पहले ही करा हुआ है, याद करो। चारों ये 6 कॉर्नर पे अगर कह दिया सब पे पॉजिटिव चार्ज है, तो उस स्थिति में क्या होगा, सब एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देगा, नेट 0। सेकंड वाला थर्ड वाला में देख लो, सेकंड वाले में अगर कहोगे तो प्लस प्लस वाला, अब डायग्राम नहीं बना रहे हैं, डायग्राम असाइनमेंट में देख लो तुम खुद। प्लस प्लस वाला जो आमने सामने है वो काउंटर बैलेंस करेगा, माइनस माइनस करेगा, लेकिन प्लस माइनस वाला रहेगा। तो सिर्फ ये ऑप्शन है जिस ऑप्शन में क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। कॉपी में कराया हुआ है, देखो ना एक
पहला केस कह रहा है सब पॉजिटिव है, तो इधर जो करेगा इधर बैलेंस, इधर वाला फॉरवर्ड बैकवर्ड बैलेंस, नेट जीरो। दूसरा केस में कह रहा है यहां दोनों में ये प्लस है, दूसरा ऑप्शन देख लो, ये दोनों प्लस है लेकिन ये दोनों जो है ये माइनस और माइनस है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो ये माइनस माइनस बैलेंस, प्लस प्लस बैलेंस, लेकिन ये धक्का देगा, ये खींचेगा नेट तो नीचे की तरफ, क्या जीरो बनेगा, कोई चांस है। तीसरा वाला अगर कहोगे तो कह रहा है यहाँ पे -2q, यहाँ पे +2q, ये दोनों एक माइनस एक प्लस नेट, तो सिर्फ ए ऑप्शन है जिसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो जीरो के बराबर होगा। अगला देख लो 41। फिफ्टी 52 नंबर देख, four charges equal to minus q are placed at the four corners square का q at the center सिस्टम इक्विलिब्रियम में रखने के लिए। चल 52 नंबर, चार चार्ज पार्टिकल है, चारों कॉर्नर पे आपने रखा, रख दो कोई बात नहीं। कारण बीच में कितना चार्ज रखोगे कि पूरा का पूरा सिस्टम ही इक्विलिब्रियम में हो जाए। देखो एक बात तो क्लियर है, ये तो खुद इक्विलिब्रियम में है ही, चारों चार्ज अगर कैपिटल क्यू चारों कॉर्नर पे आपने लगाया हुआ है तो नेट फोर्स मारेगा इसको, ये तो जीरो है ही। कोई एक कॉर्नर को अगर इक्विलिब्रियम करवा लिया तो सब इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। देखो अब देखो कैसे पॉसिबल है। तो सबसे पहली बात ये कहोगे 1 2 3 नेमिंग कर देते हैं। देखो F1 3 ने और 2 ने, ये 4 ने, कोई दिक्कत है। देखो अगर ये पॉजिटिव रहा तो यार ये तो धक्का मारेगा, क्या सिस्टम इक्विलिब्रियम का कोई चांस है? तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आया वो ये कि अगर सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है तो कैसा रखना पड़ेगा, नेगेटिव। अब अगर नेगेटिव है तो ये अकेले कितना कि स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय, देखो पूरा सेपरेशन है √2r, ये r ये r तो ये √2r, आधा कितना √2r डिवाइडेड बाय 2 मतलब r बाय √2, आप कह सकते हो r बाय √2 का स्क्वायर। ये r ये टोटल कितना था √2r। √2r यहां अगर सेंटर है तो आधा आधा दो पार्ट में बटेगा, तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे √2r समझ रहे हैं, √2 × √2 नहीं, ये मत कहना नीचे आ गया गायब हो गया, वो सब क्लास में होता है, अरे है ना। हाँ क्लास में होता तो फॉर्मूला बनता, लेकिन अब अभी तो ऑनलाइन में चल रहा है तो घर पे ऑनलाइन में वो सब फॉर्मूला नहीं बनेगा, जो सही है वही कर। चल देख ले 2kq डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब आप एक बात देख लो, कहोगे फॉर इक्विलिब्रियम के लिए Fq जो होगा वो कुछ और नहीं F4 क्यों? क्योंकि इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो √2 टाइम्स होगा एक के मैग्नीट्यूड का। आप कहिएगा 2kq F4 kq स्क्वायर बाई 2r स्क्वायर,
K निकल गया सबका, Q निकल गया सबका, कितना हो गया देख लो। मतलब स्मॉल q का वैल्यू जो होगा वो कुछ और नहीं 1 + 2√2/4 क्यूब के बराबर। कैसा? तो नेगेटिव। क्यों नेगेटिव? पहले ही क्लियर कर चुके हैं, अट्रैक्टिव लगाएगा तभी होगा। तो वैल्यू कितना निकला? 1 + 2√2/4। देखो प्लस माइनस दोनों दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है प्लस q/4 × 1 + 2√2 और सी में दिया माइनस q/4 × 1 + 2√2। तो हमेशा याद रखना नेचर जो होगा वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। किस तरह का होगा? तो नेगेटिव होगा। 52 के बाद 56। 2 point charge this and this located location of a point on the x-axis at which the net electric field due to these two। देख ले +8q -2q। सेपरेशन जो दिया हुआ है दोनों के बीच का ये L है। कह रहा है कहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा। सिमिलर चार्ज के लिए मैंने बताया था बीच में, डिसिमिलर के लिए मैंने बोला था बाहर। सिमिलर के लिए बीच में, डिसिमिलर के लिए बाहर। बाहर किधर? स्मॉलर वाले के नजदीक और बड़े वाले से दूर। याद है? तो स्मॉलर वाले के नजदीक मतलब इसके नजदीक होगा, इसके साइड होगा। कैसे? तो वहां सारा केस हमने डिस्कशन करा हुआ है। कितना पे होगा भाई? तो आप कहोगे √2q। स्मॉल q लो। डिसिमिलर चार्ज इसलिए माइनस। आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे √2 तो समझ में आ गया। यहां कितना होगा? तो 2√2। -√2। यहां अगर कहोगे 8 को लिख सकते हैं कितना? आप कहोगे कितना? अरे कैलकुलेशन करके देख लो। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 2 - 1 1 हो गया, L के बराबर। तो कितना डिस्टेंस पे होगा? तो आप कहोगे L डिस्टेंस पे अगर रखोगे तभी पॉसिबल है। The location of a point on the x-axis at which the net electric field due to these two charge is 0। कह रहा है लोकेशन बताने के लिए जहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों चार्ज के कारण कितना होना चाहिए? 0। तो क्लियर है? तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लोकेशन कह रहा है तो ध्यान देना, यहां से ये x का वैल्यू हो गया, लोकेशन ओरिजिन यहाँ है ना। हाँ, तो आंसर मिलाने के लिए यही है 0 0। ये L हो गया तो लोकेशन बोल रहा ना। इसका कोऑर्डिनेट कितना? एक्स एक्सिस पे ओरिजिन से मेजरमेंट करेंगे ना। इसके बाद कौन सा है? तो 60 नंबर सिस्टम इक्विलिब्रियम। 2 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज कैपिटल Q, डिस्टेंस दिया हुआ है। इसमें कहा कोई दिक्कत है? मैग्नीट्यूड नेचर। तीसरा चार्ज पार्टिकल का कह रहा है कि मैग्नीट्यूड क्या होगा, नेचर क्या होगा, ताकि तुम्हारा सिस्टम ही इक्विलिब्रियम में हो जाए। देखो अब देख, एक भी सवाल भारी नहीं लग रहा होगा अगर पीछे का जो आपने पढ़ा था ना वो सब चीज याद हो तो। अगर याद नहीं होता तो भारी है, लेकिन याद होगा तो कोई दिक्कत फिर है नहीं। +Q सभी का सभी टाइप्स हम लोगों ने करा हुआ है पहले से।
दिस इज d by 2, दिस आल्सो इज d by 2। कह रहा है कि स्मॉल q कितना रखोगे ताकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाए। स्मॉल q का वैल्यू जो होगा q1 q2 बाय रूट ओवर q1 प्लस रूट q2 का होल स्क्वायर, याद करो कहां से तो रट्टा। सिस्टम इक्विलिब्रियम के लिए डायरेक्ट फार्मूला कितना था, q1 इंटू q2 बाय रूट ओवर q1 प्लस रूट q2 का होल स्क्वायर। q1 कितना बोलेगा, q कॉपी में देखना ये सब, किस तरह का दो सिमिलर के बीच डिसिमिलर चार्ज का प्लेसमेंट अगर कर दिया जाए तभी पॉसिबल है, अगर डिसिमिलर चार्ज नहीं रहेगा तो पॉसिबल नहीं है। उल्टा कर दिया, तो रूट क्यों नहीं आ जोड़ेंगे, टू रूट क्यू। तो आप कहोगे कि प्लेसमेंट अगर होगा तो किस तरह का, तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है दो सिमिलर के बीच अगर डिसिमिलर को रखोगे तभी सिस्टम इक्विलिब्रियम में दोनों पॉजिटिव, तो बीच वाला जो होगा वो कुछ और नहीं, स्मॉल क्यू था, नेगेटिव नेचर का होगा। सही है, प्रॉपर्टीज पढ़ा हुआ है, प्रॉपर्टीज पे ध्यान दो बस। 60 के बाद कौन सा है भाई, 61 तो नहीं है, 60 के बाद हो गया तुम्हारा 64। ये भी तो कर चुके हो भाई, देख लो ना। फ्रेम ऊपर भागा जा रहा है, मतलब फ्रेम नॉन इनर्शियल है। सवाल को सॉल्व करने के लिए पहले इनर्शियल बनाओ, कैसे, तो जी तो था ही, एक और लगा दिए सूडो एक्सीलरेशन। फ्रेम जिधर जाएगा उसके उल्टा में उतना ही एक्सीलरेशन अप्लाई कर देंगे तो फ्रेम इनर्शियल हो जाएगा, क्योंकि जा रहा था ऊपर, लगा दिए किधर, नीचे। और एक एक्सीलरेशन इधर हो गया, कितना था, QE/m के। अब अगर ये नेट आप निकालना चाहते हो तो निकाल लो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। G प्लस a0 का स्क्वायर प्लस QE/m का टाइम पीरियड 2 पाई रूट ओवर L बाई, दिक्कत है तो बोलो, ऐसा ही है। 64 के बाद 66 नंबर सबक, 66 तो कुछ है नहीं, गिनती गिनना है बस। Q1/Q2 फोटो देखो, Q2 में जाके 6 लाइंस टर्मिनेट कर रहा है, और इधर में कितना है देख ले, 2 2 4 2 6 है, 2 8 2 10 2 12, 12 और 6 18 है। तो आप कहोगे फोटो देख के Q1/Q2 जो है 18 डिवाइडेड बाई 6, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत है तो बोल। आज यहीं तक पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंड देन फिर एक्सचेंज का प्रॉब्लम जो होमवर्क आपका है 1 से 32 वो डिस्कशन करेंगे। तो अगले लेक्चर में आपको पहले पोटेंशियल में थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, उसके बाद वाले लेक्चर में फिर हम लोग क्या करेंगे, ये एचसीवी का प्रॉब्लम डिस्कशन करेंगे, करेक्ट ना। एक बात का खास ध्यान रखना, ये प्रॉब्लम अगर आपने पहले से कर लिया गुड, बहुत बढ़िया, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा होगा जो नया है। हाँ, इसका एक कॉन्सेप्ट नहीं आता तो वो आज मैंने बता दिया, बाकी सारा प्रॉब्लम आपका करा हुआ है पहले से। लेकिन फिर भी अगर मान लो उस टाइम आपने किसी कारण नहीं करा तो अभी प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दिया, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं करना, इसको लेके छाप लेना। ये वीडियो तुम्हारे पास है,
एक बार थोड़ा पूरा देखना शुरू से लास्ट तक, एंड देन खुद से फिर प्रॉब्लम ट्राई करना। जो प्रॉब्लम रुकेगा उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पे है। थ्योरी तो तुम्हारे कॉपी में है ही, लेकिन उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ डायरेक्ट करा हुआ है। यहाँ से उठा के पुट करते जाओगे, फटाफट समझ में आने लगेगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या होगा नहीं होगा। तो वो थोड़ा ध्यान दोगे, बस चीजें ठीक हो जाएगा। सही है, चल अगले लेक्चर में आगे बात करते हैं।